हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीको.ऑनलाइन। मैं आयुष्मान मुदगल आपको दैनिक साइंस में, दैनिक विज्ञान में केमिस्ट्री के पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर हमारा आज का सेकंड पॉइंट है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद के इसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट पॉइंट होंगे ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं तथा उत्प्रेरक। दोस्तों, हम बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की, तो किसी भी पदार्थ के अंदर हम हमारे दैनिक जीवन के अंदर ये सब परिवर्तन देख सकते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन, किसी भी पदार्थ के अंदर होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनके अंदर किसी भी पदार्थ की सिर्फ भौतिक अवस्था के अंदर चेंजेस आते हैं या परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जो किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना को पूरे तरीके से बदल देते हैं, किसी पदार्थ को पूरी तरीके से बदल देते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन की हम बात करते हैं दोस्तों, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कागज का छोटे टुकड़ों में बदलना या फिर किसी भी एक लोहे के टुकड़े को पतली चादर के अंदर बदलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। इस परिवर्तन के दौरान जब हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमने कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में यदि परिवर्तित किया है, तो छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने के बाद भी वह सिर्फ कागज ही है, वह कागज से किसी अन्य रूप के अंदर परिवर्तित नहीं हो रहा है। इस तरह के परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं दोस्तों। भौतिक परिवर्तन की मुख्य विशेषता ये है कि ये हमेशा समान रहते हैं, इसकी भौतिक संरचना हमेशा समान रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इसके अंदर फिर चेंजेस क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ की संरचना, जो भौतिक संरचना है उसके अंदर परिवर्तन हो सकते हैं, उसके भार के अंदर परिवर्तन हो सकते हैं, या फिर उसकी अवस्था के अंदर परिवर्तन हो सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पानी का बर्फ़ में बदलना। जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वह बर्फ़ के अंदर परिवर्तित होता है, या पानी का भाप में बदलना, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह भाप में परिवर्तित होता है। इन दोनों अवस्थाओं में जब हमने पानी को ठंडा किया, वह बर्फ़ के अंदर परिवर्तित हुआ, पानी से बर्फ़ बनी। इस अवस्था में वह लिक्विड स्टेट से, द्रव अवस्था से सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के अंदर परिवर्तित हो रहा है, अर्थात पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यदि हम इसकी रासायनिक संरचना की बात करें तो H2O पानी का सूत्र है, और बर्फ़ को भी हम H2O से ही प्रदर्शित करते हैं। मतलब इनकी जो रासायनिक संरचना है इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। भौतिक परिवर्तन के अंदर जो रासायनिक समीकरण है या जो रासायनिक संरचना है वह समान रहती है, उसकी संरचना, भार, अवस्था इत्यादि के अंदर परिवर्तन हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की, रासायनिक परिवर्तन की। इस परिवर्तन के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो कि एक बार होने के बाद उसकी जो पदार्थ है उसकी पूरी संरचना को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे लोहे का जंग में बदलना, लोहा इसका रासायनिक परिवर्तन होगा तो वह जंग में परिवर्तित होगा। लोहे का रासायनिक सूत्र होता है Fe, और जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3, फेरस ऑक्साइड। दोस्तों, इस अवस्था के अंदर, इस परिवर्तन के अंदर लोहा जंग के अंदर परिवर्तित हो रहा है। इस स्थिति के अंदर लोहे की रासायनिक जो संरचना है वह पूरी तरीके से परिवर्तित हो रही है। दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन के दूसरे उदाहरण की यदि हम बात करें, किसी कागज को जब हम जलाते हैं तो कागज के जलने पर उससे हमें राख मिलती है। जब हम कागज को एक बार राख में परिवर्तित कर देते हैं तो राख से हम वापस कागज प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार के परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में मुख्य अंतर क्या है? भौतिक परिवर्तन एक बार होने के बाद रिवर्स किए जा सकते हैं, मतलब इनको पुनः हम जिस चीज़ से हम उत्पाद बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट से वापस हम वही चीज़ें पुनः प्राप्त कर सकते हैं जिन चीज़ों से हमने उत्पाद बनाए हैं। पानी से हमने बर्फ़ बनाया, ठंडा करने पर
बर्फ़ को जब हम वापस से गर्म करेंगे तो हमें वापस से पानी मिल जाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। एक बार यदि हमने कागज को जला दिया, कागज को जलाने पर राख बनती है, लेकिन जब हम राख के साथ ऐसी क्या क्रिया करें कि वह वापस से कागज बन जाए, ये दोस्तों असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम राख से वापस कागज बना सकें। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन एक प्रकार से स्थायी परिवर्तन होते हैं, अनपरमानेंट टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, जिनको हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक क्रिया से दूसरी क्रिया में परिवर्तित कर सकते हैं, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित कर सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन एक बार होने के बाद परमानेंट होते हैं। इसके अंदर हमने यदि एक बार किसी चीज़ के अंदर परिवर्तित कर दिया तो उस चीज़ से उस उत्पाद से हम वापस से वह चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते जिसको हमने परिवर्तित किया है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं, ये परमानेंट होते हैं, जिनसे हम वापस से वह चीज़ें, वह वस्तुएं प्राप्त नहीं कर सकते जिनसे हमने उत्पाद बनाए हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने के बाद इस टॉपिक में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। एक तरफ ऑक्सीकरण है और दूसरी तरफ अपचयन है। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, ऑक्सीकरण की जो सबसे मुख्य बात होती है कि इसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऑक्सीजन किसी यौगिक के साथ या किसी तत्व के साथ जुड़ती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और CO2 गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इस प्रकार की अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी तरफ हम यदि देखें तो अपचयन जस्ट अपोजिट है ऑक्सीकरण के। अपचयन के अंदर हाइड्रोजन के साथ किसी भी तत्व का संयोग होता है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का जब संयोग होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है। दूसरी हम इसकी प्रॉपर्टी देखें, दूसरी हम इसकी विशेषता देखें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग होता है, मतलब नेगेटिव चार्जेस जो कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे तत्व जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनसे संयोग होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं Fe और Cl2 पे क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो ऋण विद्युतीय तत्व है ये हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ जुड़ता है और FeCl2 का निर्माण करता है। जबकि जो अपचयन अभिक्रिया है इसमें Cl2 नेगेटिव चार्ज है, लेकिन Mg जो है वो धन विद्युतीय तत्व है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो एलिमेंट है, जो पॉजिटिव चार्ज तत्व है, धन विद्युतीय तत्व है, वह हमेशा एक दूसरे तत्व से जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करता है। तो दोस्तों पहली और दूसरी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ आई होगी। दोनों के अंदर संयोग बताए गए हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, जबकि अपचयन में हाइड्रोजन के साथ संयोग होता है। ऑक्सीकरण के अंदर नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्स के साथ संयोग होता है और अपचयन में धन विद्युतीय तत्व पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट्स के साथ संयोग होता है। अब जब संयोग हो गया तो कौन सी चीज़ों की कमी हो रही है उसको हम देखते हैं। दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमेशा हाइड्रोजन की कमी होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी। हम इसको उदाहरण से देख सकते हैं, H2S जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये H2S दो भागों में विभक्त होगा, H2 और S। यहाँ पे S आपका फर्दर रिएक्शन में काम आएगा, जबकि ये हाइड्रोजन गैस मुक्त अवस्था में आ जाएगी। जबकि अपचयन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, 2MgO है, यहाँ पे Mg जो है वो आपका आगे की रासायनिक अभिक्रिया में काम आएगा, जबकि ऑक्सीजन जो है वो मुक्त अवस्था में यहाँ से फ्री हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका आगे काम नहीं आएगा। इसी प्रकार जो ऑक्सीकरण है इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे धन विद्युतीय तत्व की कमी होती है। जब एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जुड़ रहा है तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो पॉजिटिवली चार्ज धनात्मक जो तत्व है उसकी हमेशा कमी होगी। आप उदाहरण में देख सकते हैं
2Ki प्लस Cl2 जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे I की जगह जुड़ेगा। I एक धन आवेशित कण है, ये I यहाँ पे अलग हो जाएगा, जबकि K के साथ Cl का संयोग हो जाएगा। जब एक ऋण विद्युतीय तत्व संयोग करेगा तो एक धन विद्युतीय तत्व कम हो जाएगा, जबकि जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसकी जगह पे हाइड्रोजन की कमी हो रही है। इसी तरह हम अपचयन में देख सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ जहाँ पे संयोग हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और जहाँ पे धन विद्युतीय तत्व से संयोग हुआ है उस जगह से ऋण विद्युतीय तत्व आपका अलग हुआ है। तो दोस्तों इस फॉर्मेट से आप ऑक्सीकरण और अपचयन में बड़ी आसानी से अंतर कर सकते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन के साथ संयोग और अपचयन में हाइड्रोजन के साथ संयोग। इसका जस्ट उल्टा करने पर ऑक्सीजन यदि ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन यहाँ से हट रही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन यदि ऐड हो रही है तो ऑक्सीजन हट रही है। एक तरफ ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग हो रहा है तो धन विद्युतीय तत्व की कमी आ रही है, जबकि अपचयन के अंदर धन विद्युतीय तत्व से संयोग हो रहा है तो ऋण विद्युतीय तत्व की कमी हो रही है। दोस्तों इससे आप ऑक्सीकरण और अपचयन को बड़ी आसानी से बड़े ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ने के बाद हमारे नेक्स्ट पॉइंट आता है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं मीन्स जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मीन्स अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हों, ऐसी रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसी चैप्टर में ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना, जिसके बारे में आपको नोट्स के डिस्क्रिप्शंस में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उत्प्रेरक। दोस्तों उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक एक प्रकार से लड़ाई करवाने वाले या ऐसे तत्व हैं जो दूसरों का काम करवा दें और खुद को कोई नुकसान ना होने दें। जैसे उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करने का काम करते हैं। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसकी स्पीड के अंदर यदि चेंज करना है, उसकी गति को यदि आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो आप इस अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक काम में लेकर के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर सकते हैं। उत्प्रेरक दोस्तों मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक और स्व उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम करने का काम करते हैं। कोई अभिक्रिया बहुत तेज गति से हो रही है और उस गति को आपको कम करना है तो आप ऋणात्मक उत्प्रेरक काम में ले सकते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के या ज़्यादा बढ़ाने के काम में लिए जाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत धीरे धीरे चल रही हैं उसको आप तेज करना चाहते हैं तो धनात्मक उत्प्रेरक काम में ले सकते हैं। तीसरा है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली अभिक्रियाएं, किसी भी जीव के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं के अंदर उत्प्रेरक का काम करते हैं तो वो जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जो हमारे इंजेक्शंस आते हैं, जो हम दवाइयाँ लेते हैं, वो भी एक प्रकार के जैव रासायनिक उत्प्रेरक हैं। इसके अलावा स्व उत्प्रेरक, ये वे उत्प्रेरक हैं जो कहीं बाहर से ऐड नहीं किए जाते। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उससे जो पहला उत्पाद बना वो ही उत्प्रेरक का काम करेगा। पहला उत्पाद धीरे धीरे बनेगा और फिर वह रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देगा। इस प्रकार के उत्प्रेरक स्व उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसके बाद अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है समांगी उत्प्रेरक और दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक जो की भौतिक अवस्था वैसी ही हो जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया के अन्य पदार्थों की या अन्य तत्वों की हो। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो सभी तत्व हैं वो यदि द्रव अवस्था में है तो हम जो उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं वो भी यदि द्रव अवस्था में है, ऐसा उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। और विषमांगी उत्प्रेरक जिनकी रासायनिक अभिक्रिया के जो तत्व हैं उनसे अलग अवस्था हो, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके अंदर जो तत्व हैं वह ठोस अवस्था में है और आपने जो उत्प्रेरक काम में लिया है वह द्रव अवस्था में है, तो इस प्रकार के उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं।
इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।